इब्राहिम लोदी, एक सुल्तान से इतिहास की परछाई तक। दोस्तों, हम अक्सर इतिहास के उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को आकार दिया। लेकिन कभी-कभी इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी असफलताएं, उनके फैसले और उनका संघर्ष हमें एक नए अध्याय की ओर ले जाते हैं। और आज मैं आपको उसी शासक के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी हार ने भारत के इतिहास का एक नया मोड़ दिया। वो शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का नाम भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसकी कहानी की गहरी छाया आज भी हमारे सामने खड़ी है। वो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था, जो अफगान मूल का था और दिल्ली के सुल्तानेट का शासक बना। उसकी सत्ता का काल था 1517 से 1526 तक, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका शासन बहुत लंबा नहीं चला। उसकी कहानी कुछ खास है। वो एक सुल्तान था, लेकिन उसकी हार ने एक पूरी दिशा बदल दी। एक नया साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी का जन्म लगभग 1480 के आसपास हुआ था और वो अफगान लोदी वंश का हिस्सा था। लोदी वंश ने भारत के उत्तरी हिस्से में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन इब्राहिम को अपने पिता सिकंदर लोदी के बाद सत्ता संभालनी पड़ी। 1517 में जब उसके पिता का निधन हुआ, तो इब्राहिम को दिल्ली के सुल्तान के रूप में ताज पहनाया गया। शुरुआत में वो एक उत्साही शासक के रूप में उभरा, लेकिन उसे जल्द ही यह एहसास हुआ कि सत्ता कोई आसान काम नहीं है। इब्राहिम ने दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई कड़े फैसले लिए, लेकिन ये कड़े फैसले कभी भी जन समर्थन में नहीं बदल पाए। उसे अपनी नीतियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। इब्राहिम के खिलाफ कई अफगान सरदारों ने विद्रोह शुरू कर दिया। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसने अपने अधीनस्थों और सेना के साथ उचित तालमेल नहीं बैठाया था। यहाँ तक कि वो अपनी सेना को लेकर भी असंतुष्ट था। उसकी सेना में भी कई बार असहमति और विद्रोह होते रहे। इब्राहिम ने खुद को अफगान कुलीनों के पक्ष में रखा था, लेकिन ये कदम उसे बहुत महंगा पड़ा। ये एक ऐसा वक्त था जब भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू और अफगान समुदाय के बीच संबंधों में खटास आ चुकी थी, और इब्राहिम के ऐसे फैसलों से उसकी छवि और भी अधिक खराब हो गई। इब्राहिम की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज किया। जबकि वो अपने दुश्मनों को हराने की कोशिश कर रहा था, वो खुद अपनी दरबारी राजनीति और सेना के भीतर टूट-फूट के शिकार हो रहा था, और ये उसकी हार का कारण बना। उसकी नीतियों में पारदर्शिता की कमी थी, और यही वो तत्व था जिसने उसकी सत्ता को भीतर से खोखला कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ विफलताओं का नाम नहीं है, बल्कि उससे उपजी नई संभावनाओं का भी है। इब्राहिम के अंत ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ी गई, वो एक निर्णायक मोड़ था। बाबर, जो तैमूरी वंश का था, उसने अपनी सेनाओं के साथ भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। बाबर की सेना में तोपों और घेराबंदी की रणनीति का प्रयोग हुआ, जो उस समय का एक नया और प्रभावी युद्ध कला थी। जबकि इब्राहिम के पास बड़ी संख्या में सैनिक थे, लेकिन उसकी सेना में एकता और नेतृत्व की कमी थी। ये कमियां ही उसकी हार की वजह बनी। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मौत ने उसकी सत्ता का अंत किया, लेकिन ये युद्ध एक नए युग का संकेत भी था। बाबर की जीत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विशाल साम्राज्य बनने वाला था। ये हार दरअसल भारत में मुगल साम्राज्य के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। इब्राहिम लोदी का योगदान शायद उतना महान नहीं था, लेकिन उसकी हार ने मुगल साम्राज्य के लिए रास्ता खोला। ये हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि कभी-कभी एक व्यक्ति की असफलता समाज और राष्ट्र के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। इब्राहिम के बाद बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी ताकत स्थापित की, और मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, इब्राहिम लोदी की कहानी एक सुल्तान की महिमा और उसके संघर्ष की कहानी है, जो अपने समय के सामरिक और राजनीतिक फैसलों में नाकाम रहा। लेकिन उस नाकामी ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। उसकी हार दरअसल मुगल साम्राज्य के लिए एक जीत बन गई, और वो इतिहास में इस तरह से जीवित रहा, एक व्यक्ति जो अपने समय में तो हार गया, लेकिन उसके बाद आने वाली शक्तियां उसका नाम कभी न भूल पाईं। इब्राहिम लोदी का इतिहास हमें ये सिखाता है कि हर हार के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है, और कभी-कभी एक सुल्तान की असफलता पूरे राष्ट्र के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर सकती है।